नमस्कार विद्यार्थियों। डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लासेज नोहर में मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा तक हम व्यंजन है उनका विभाजन कर रहे थे और हमने दो प्रकार के विभाजन कर लिए थे। पहला विभाजन हमने कर लिया था सरलता के आधार पर और दूसरा विभाजन हमने कर लिया था उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर। उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर 8 प्रकार से बांट दिया था हमने व्यंजनों को। अब हमारा तीसरा विभाजन और नेक्स्ट विभाजन है तीसरा विभाजन श्वास व औरस्य के आधार पर श्वास व औरस्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट विभाजन है श्वास व औरस्य के आधार पर। श्वास का मतलब तो हो गया प्राणवायु और औरस्य का अर्थ होता है जायजता, नाजायज और जायजता के आधार पर। श्वास व औरस्य के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं और व्यंजन होते हैं श्वास व औरस्य के आधार पर दो प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार होगा अल्प प्राण और दूसरा प्रकार होगा महाप्राण। नाम से ही पता चलता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ होगा अल्प प्राण यानी कम वायु बाहर निकलती है। अल्प प्राण का अर्थ होगा उच्चारण करने में कम वायु बाहर निकलती है। उच्चारण करने में कम वायु बाहर निकलती है। प्राण का अर्थ होता है वायु और अल्प का मतलब होता है कम। उच्चारण करने में कम वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। और यहां फिर क्या लिख देंगे हम, जिन व्यंजन का कर रहे हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। पहली बात हो गई अल्प प्राण और महाप्राण की। दूसरी बात अल्प प्राण है, इनका उच्चारण काल छोटा होता है, कम समय में बोले जाते हैं। उच्चारण काल छोटा होता है तो फिर इनका क्या हो जाएगा। दूसरी बात महाप्राण की, इनका उच्चारण काल लंबा होता है। उच्चारण काल यानी लंबे समय तक बोले जाते हैं, ये तो छोटे समय में सीमित हो जाते हैं। क ग ग और ये ख घ, तो क्या लिखेंगे, इनका उच्चारण काल लंबा होता है इनका उच्चारण काल लंबा होता है। फिर तीसरी बात और अंतिम बात, सेकंड लास्ट बात बोलेंगे। तीसरी बात क्या है, हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते ये। हकार का मतलब होता है हल। हकार यानी है की ध्वनि, हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते और ये क्या करेंगे, ये हकार की यानी है हल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये हो जाएगा तीसरा विभाजन। किनका, व्यंजनों का तीसरा विभाजन। ये हो जाएगा व्यंजनों का तीसरा विभाजन। ये हकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। हकार की ध्वनि उत्पन्न करते, हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। श्वास व औरस्य के आधार पर दो प्रकार के हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अब नेक्स्ट बात आएगी इनकी संख्या और इनकी भी संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं। ये संख्या है, ये हम एक सारणी से समझेंगे। यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे तो हम नेक्स्ट जस्ट ही
एक सारणी से इनकी संख्या समझेंगे, कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो भी बात वहीं पर करेंगे हम सारणी के अंदर। तो एक बार ये उनकी डेफिनेशन कर रहे हैं हम। जस्ट ही सारणी बनाएंगे इसकी, अल्प प्राण और महाप्राण की, घोष और अघोष की, दोनों की एक सारणी बनाएंगे। वहां सारणी में हम इसको समझ लेंगे संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, और महाप्राण की संख्या कितनी होती है, और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ये हो गया तीसरा विभाजन श्वास और रस्य के आधार पर। एक तो होता है अल्प प्राण, एक महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, अल्प प्राण कम वायु, महाप्राण अधिक वायु। तो इनके उच्चारण करने में कम वायु बाहर निकलती है, इनमें फिर अधिक वायु बाहर निकलेगी। इनका उच्चारण काल छोटा होता है, इनका उच्चारण काल बड़ा हो जाएगा। इनके अंदर हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती और इनके अंदर हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब चौथा और अंतिम विभाजन, व्यंजनों का चौथा और अंतिम विभाजन, जिसका नाम है चौथा और अंतिम विभाजन चौथे और अंतिम विभाजन का नाम है ध्वनि कंपन कोमा कंपन व, यानी ध्वनि के आधार पर, कंपन के आधार पर ध्वनि कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, कंपन के आधार पर और स्वर तंत्रों के आधार पर। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होगा घोष, घोष, इसको दूसरा नाम है सघोष, यानी घोष और घोष सहित। और एक होगा अघोष, अघोष। घोष एक युग्म शब्द है, गौर रखना। एक तो ये घोष है और एक ये घोष। इस घोष का तो अर्थ होता है बस्ती। मैं तो नंद घोष की वासी, सूरदास जी, मैं तो नंद घोष की वासी, यानी नंद की जो बस्ती है उसमें निवास करती हूं, कथन है। और ये घोष है, इसका अर्थ होता है गर्जना। उद्घोष बोलते हैं ना, नगाड़ों की आवाज, ऊंची उठी हुई आवाज, उद्घोष, उद्घोष बोलते हैं इनको। ये है घोष बस्ती और घोष नीचे वाला गर्जना। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके आधार पर है, ये इसी गर्जना के आधार पर है, यानी जिनमें गर्जना होगी और अघोष जिनमें गर्जना नहीं होगी। अब पहली बात, घोष है, इनमें क्या होगी, स्वर तंत्र। स्वर तंत्रों के भी आधार पर कर रहे हैं हम, स्वर तंत्रों के आधार पर भी कर रहे हैं हम। स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं, स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं, यानी स्वर तंत्र है हमारे, जीभ है वो तालु के निकट पहुंच जाएगी, आपस में मिल जाएंगे स्वर तंत्र। जो स्वर तंत्र है, दो स्वर तंत्र है वो आपस में मिल जाए, स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं। वायु इन स्वर तंत्रों को, इनको धक्का देकर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। अतः कंपन व गर्जना होती है, कर रहे हैं ना, ध्वनि होती है। इस प्रकार भी बोल सकते हैं, कंपन होगा, गर्जना होगी तो क्या होगी, ध्वनि भी होगी, कंपन होगा, और स्वर तंत्र क्या हो जाएंगे, आपस में मिले होते हैं। तीनों का वर्णन आ रहा है, ध्वनि, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। तो स्वर तंत्रों के आधार पर क्या हो जाएगा, स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं। अब स्वर तंत्र मिल जाएगी तो फेफड़ों से उठने वाली हवा है वो उनको धक्का देकर बाहर निकलने के लिए धक्का देगी, धक्का देगी तो क्या होगा, कंपन होगा, गर्जना होगी, गर्जना होगी तो मतलब क्या है, ध्वनि होगी, ध्वनि उत्पन्न करेंगे। घोष पहली डेफिनेशन, पहली बात आ गई। और यहाँ क्या है, घोष क्या होगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। घोष के अंदर गर्जना नहीं होती, गर्जना नहीं होती तो क्यों नहीं होती, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र दूर दूर होते हैं, चिपके हुए होते हैं इसमें तो आपस में मिल जाते हैं, और इसमें स्वर तंत्र है वो दूर दूर होते हैं।
वायु, फेफड़ों से उठने वाली वायु है, वायु बिना अवरोध के, बिना अवरोध के बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। अतः अब बिना अवरोध के बाहर निकल जाएगी, अतः बिना अवरोध के बाहर निकलेगी, धक्का नहीं देगी, कोई रुकावट नहीं आएगी वायु को बाहर निकलने में, बिना अवरोध के बाहर निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, अतः कंपन व ध्वनि, कंपन व ध्वनि नहीं होती। ये पहली बात। किसके आधार पर, ध्वनि, कंपन व स्वर तंत्रों के आधार पर चौथा विभाजन है और अंतिम विभाजन है ये व्यंजनों का। चौथा विभाजन और अंतिम विभाजन है व्यंजनों का, क्या हो जाएगा, घोष है, एक तो गर्जना करेंगे और एक घोष गर्जना नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर तंत्र आपस में मिले होते हैं, वायु उनको धक्का देती है, धक्का दे बाहर निकलने के लिए धक्का देती है, धक्का देती है तो कंपन, गर्जना तथा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ये इसके जस्ट उल्टा होगा। दूसरी बात, ये इनको मृदु व्यंजन कहते हैं, कोमल, इनको कोमल व्यंजन कहते हैं, कोमल व्यंजन कहते हैं। दूसरा नाम है किसका, घोष का, इनको कोमल कहते हैं। तो इनको कठोर व्यंजन कहते हैं, कठोर व्यंजन कहते हैं। इनको कोमल व्यंजन कहते हैं, इनको कठोर व्यंजन कहते हैं। तीसरी बात क्या है, अब कंपन उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो इन्हें ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। इनको झंकार व्यंजन, यानी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, झंकार उत्पन्न करते हैं, तो इनको झंकार व्यंजन कहते हैं, या ये झंकार उत्पन्न करते हैं और ये क्या करते हैं, ये झंकार उत्पन्न नहीं करते, ये झंकार उत्पन्न नहीं करते, झंकार उत्पन्न करते हैं, झंकार उत्पन्न नहीं करते। अब इनकी भी संख्या यानी घोष की संख्या, अघोष की संख्या, घोष की संख्या और अघोष की संख्या कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा था कि अलप्राण, महाप्राण और घोष और अघोष दोनों को सारणी से समझेंगे। तो अब मैं करा रहा हूं आपको अलप्राण, महाप्राण और घोष अघोष की सारणी। ये व्यंजनों का अंतिम विभाजन हो जाएगा। 4 प्रकार से बांटेंगे व्यंजनों को। पहला सरलता के आधार पर हमने कर लिया था, उसके बाद श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर कर लिया था हमने, उसके बाद हमने तीसरा कर लिया था अलप्राण, महाप्राण, अलप्राण और महाप्राण, श्वास व औरस्य के आधार पर अलप्राण, महाप्राण कर लिए थे। और अब है हमारा ध्वनि, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर घोष और अघोष। अब है सारणी। अब है सारणी किसकी, दोनों के साथ ही कर लेंगे, संख्या भी कर लेंगे, सारी बातें यहां पर कर लेंगे। किसकी सारणी है, अलप्राण और महाप्राण की। तो यहां मैं लिख रहा हूं अलप्राण और यहां लिख रहा हूं महाप्राण, यहां लिख रहा हूं मैं घोष और यहां लिख रहा हूं मैं अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं, कोई लिखने की बात नहीं है। तो अलप्राण में आएगा पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवें का मतलब क्या है, ये दोनों अलप्राण और महाप्राण है। ये श्वास अलप्राण और महाप्राण है, ये श्वास के आधार पर है, श्वास और औरस्य के आधार पर है, और ये ध्वनि, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर है, ध्वनि, कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर है अलप्राण, महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब क्या है, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग और अंग। फिर च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी च, ज और य। फिर ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ट, ड और अण। फिर त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी
ते, दे और ने। फिर पै वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पै पतंग, बै बकरी बोलती है जिसको, और मैं मच्छी। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होंगे। तो फिर महाप्राण क्या हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है। महाप्राण है तो अब हम कैसे लेकर मैं तक कर चुके, कैसे लेकर मैं तक कर चुके। फिर ये रे, ले और वे चार इसमें आ गए, और फिर से और है चार इसमें आ गए, और सभी स्वर है वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर है वो क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब हमने सभी स्वरों को क्या कर लिया? अल्प प्राण कर लिया। स्वर सारे आ गए क्या होंगे? अल्प प्राण। फिर पहला तीसरा और पांचवा और दूसरा चौथा कहां तक आ गए हम? पहला तीसरा पांचवा वर्गीय व्यंजन मैं तक आ गए। उसके बाद हमारे पास रह गए ये, रे, ले, वे, से और है। तो ये, रे, ले, वे इसमें आ गए, और से है इसमें आ गए। ये तो हो गई हमारी अल्प प्राण और महाप्राण की सारणी। अब घोष है तो उसमें अंतिम तीन, तीसरा चौथा और पांचवा। अब तीसरा चौथा का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का अंतिम तीन लेने हैं। पहले वर्ग में कै ख को छोड़ना है, तो पहला दूसरा यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कै ख यहाँ आ गया, च छ आ गया, ट ठ आ गया, ट और थ आ गया, और प और फ आ गया। पहला दूसरा तो यहाँ आ गया प्रत्येक वर्ग का, और प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। फिर ये वाला यहाँ के यहाँ क्या है? ये, रे, ले और वे, ऐसे कैसे यहाँ ले गए। फिर सभी स्वर, ये वाली समीकरण है, ये जैसे की तैसी, यानी ये यहां पर और ये यहां पर। फिर यहां हमने क्या किया था? से और से, इन तीनों को हमें यहां ले आए। एक है इसको ध्यान रखना, यहां न ले जाकर यहां करना है को। तो ये क्या हो गए? अल्प प्राण और महाप्राण। और ये क्या हो गए? घोष और अघोष, घोष और अघोष। अब वही बात हो गई, सारे स्वर आ गए और सारे व्यंजन आ गए। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। इनकी संख्या की, कै वर्ग के तीन है, च वर्ग के तीन, ट के तीन, ट के तीन और पै के तीन। पांच दिए, पांच वर्ग है हमारे पास। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। पांच वर्ग है, पांचों में प्रत्येक के तीन आ रहे हैं, तो 15 और 4 19, 15 और 4 19, और स्वर होते हैं 11, 19 और 11 30। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30। अल्प प्राण की संख्या होती है 30। और महाप्राण की संख्या, प्रत्येक वर्ग के 2 हैं, 5 वर्ग हैं, 5 दुए 10, और 10 और 4 14, 10 और 4 14। टोटल कितने होते हैं? 30, 40 यानी 44 होती है। 11 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं। मूल कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये आ गए हमारे पास 44। संख्या भी आ गई। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। कौन कौन से होते हैं वो भी आ गए हमारे पास। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होगा। उसके बाद ये अल्प प्राण होंगे, स है महाप्राण होंगे, और सभी स्वर है वो अल्प प्राण होंगे। अब इनकी संख्या देखते हैं। वही बात होगी, 5 दिए 15, 15 और 5 20, 20 और 11 31, 20 और 11 31। घोष की संख्या कितनी होती है? 31। और ये 5 दुए 10, 10 और 3 13, 31 और 13 वही हो गए कितने? 44। कितने हो गए? 44। ये इनकी संख्या है। इनकी संख्या है, कौन कौन से होते हैं, संख्या कितनी होती है। अब यहां पर प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है आप खुद निकाल सकते हो। प्रश्न पूछा जाएगा, एक इन दोनों में से लेगा, एक तो इन दोनों में से लेगा। ये तो किसके आधार पर है? दोनों श्वास व अवश्य के आधार पर। और एक इन दोनों में से कौन सा है?
किसके आधार पर? ध्वनि कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। अब प्रश्न आपको ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अलप प्राण व अघोष है? एक यहां से ले लेगा और एक यहां से। निम्न में से कौन सा वर्ण अलप प्राण तथा अघोष है? यानी अलप प्राण भी है और साथ में अघोष भी है। या इस प्रकार पूछेगा निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण तथा घोष है? महाप्राण तथा अघोष है। यानी एक एक शब्द दोनों में से लेगा और प्रश्न बना कर देगा आपको। निम्न में से कौन सा वर्ण अलप प्राण तथा घोष है? अलप प्राण तथा महाघोष है, महाप्राण तथा घोष है। किसी भी प्रकार वो आपको घुमा कर दे, ये सारणी याद होगी तो आप निकाल दोगे। ये हो गए हमारे व्यंजन। चारों प्रकार से कर लिए। 4 विभाजन है, चारों विभाजन हमने कर लिए। किस किस के आधार पर कर लिए? हमने सरलता के आधार पर कर लिए, उसके बाद उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर कर लिए, उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर कर लिए। उसके बाद हमने श्वास व औरस्य के आधार पर कर लिए। ध्यान रखना, एक तो श्वास है और एक श्वास अवरोध है। उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर 8 प्रकार के हैं। वहां तो श्वास अवरोध है और यहाँ केवल श्वास है, इसमें श्वास है केवल श्वास व औरस्य के आधार पर। और ये फिर कर लिया हमने ध्वनि कंपन और स्वर तंत्रों के आधार पर। ये हमारे व्यंजन हो गए। अब हमारे पास क्या रहा है? वर्ण विचार पार्ट के अंदर वर्ण विचार अध्याय हम कर रहे हैं। वर्ण विचार अध्याय के अंदर हमारे पास क्या रहा है? वर्ण विचार अध्याय में हमारे पास रहा है उच्चारण स्थान। कौन सा व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा? एक तो रहा है हमारे पास उच्चारण स्थान और एक हमारे पास विशेष तथ्य। उसके बाद हमारा दूसरा अध्याय वर्ण विचार समाप्त हो जाएगा। पहला अध्याय हम भाषा कर चुके थे, 4 कक्षाएं हैं भाषा पर। उसके बाद वर्ण विचार हमारा चल रहा है, दूसरा अध्याय। वर्ण विचार में हम नेक्स्ट कक्षा में उच्चारण स्थान तथा वर्ण विचार के विशेष तथ्य देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखेंगे उच्चारण स्थान के अंदर और विशेष तथ्य के अंदर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। शायद 2 कक्षाएं और हो जाएगी हमारी वर्ण विचार पर, 2 कक्षाएं और हो जाएगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जय मां सरस्वती।